नमस्कार। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। निबंध पंडित बालकृष्ण भट्ट। पिछले वीडियो में मैंने कुछ बातें आपके समक्ष रखी थी, उन्हीं को आगे लगातार जारी रखते हुए निबंध की आलोचना के संबंध में मैं अपने विचार आपके सामने रखता हूं। बालकृष्ण भट्ट निबंध के आरंभ में प्राचीन भारतीय साहित्य वेद की चर्चा करते हैं। उनके अनुसार वेद आर्यों के समय की मनोवृत्ति के परिचायक हैं। उनके माध्यम से हमें उनके उदार और निष्कपट व्यवहार और भावों का पता चलता है। भट्ट जी मानते हैं कि वेदों की रचना के समय आर्यगण बाद के समय के लोगों से भिन्न प्रकृति के थे। उनके अनुसार यह समय आर्यों की शैशवावस्था का था, इसीलिए उनका साहित्य भी सरल और निष्कपट दिखाई पड़ता है। भट्ट जी के शब्दों में कोट प्रारंभ। प्रातःकाल उदयोन्मुख सूर्य की प्रतिमा देख उनके सीधे साधे चित्त ने बिना कुछ विशेष छानबीन किए इसे अज्ञात और अजेय शक्ति समझ लिया। प्रभात वंदना का साम गाने लगे, वायु की स्तुति करने लगे इत्यादि। वे ही सब त्रदक और साम की पावन ऋचाएं हो गईं। उस समय अब के समान राजनीतिक अत्याचार कुछ नहीं था, इसी से उनका साहित्य राजनीति की कुटिल उक्ति युक्ति से मलिन नहीं हुआ था। कोट समाप्त। भट्ट जी का यह मानना है कि सामाजिक राजनीतिक जटिलताएं बाद में बढ़ती गईं और इसीलिए परस्पर सहानुभूति और एकता का तत्व भी घटता चला गया। पहले के बालकों सा सरल व्यवहार बाद में कुटिलता में तब्दील हो गया और इस संदर्भ में वे बाद के साहित्य रामायण और महाभारत दोनों के समयों के अंतर भी करते हैं। भट्ट जी दिखाते हैं कि रामायण के समय की तुलना में महाभारत का समय अधिक राजनीतिक कुटिलता और स्वार्थ भाव से परिपूर्ण था। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार यह काल परिवर्तन के साथ साथ नैतिक मूल्यों में आई गिरावट का ही परिणाम है। वे कहते हैं इससे निश्चित होता है कि प्रमुख और स्वार्थ साधना तथा प्रवंचना परवश भारतवर्ष उस समय कहाँ तक उदार भाव, संवेदना आदि उत्तम गुणों से विमुख हो गया था। युधिष्ठिर धर्म के अवतार और सत्यवादी प्रसिद्ध हैं, पर उनकी सत्यवादिता निज कार्य साधन के समय सब खुल गई। कोट समाप्त। इसके बाद भट्ट जी का मानना है कि भारत की दशा कुछ और ही हो गई। जैसे जैसे बौद्ध धर्म का फैलाव हुआ, उसका वेद विरोधी स्वर भी संस्कृत से भिन्न भाषा प्राकृत में जोर पकड़ता गया। जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों प्राकृत को वेद की भाषा के समान पवित्र बना दिया गया। अब संस्कृत साहित्य की भाषा तो रही, किंतु वह धीरे धीरे लोक से दूर होती गई। भट्ट जी का मानना है कि बौद्धों के पश्चात पुराण साहित्य का युग आया, जिसकी नीतियां आज तक हमारे समाज में प्रचलित हैं। बालकृष्ण भट्ट इस पौराणिक रचना काल को ही अपने समय में व्याप्त अनेक कुरीतियों और एकता के विध्वंस के रूप में चिन्हित करते हैं। उन्हें इस बात से परेशानी होती है कि इस पुराण साहित्य ने शुद्ध वैदिक रीति को क्षति पहुंचाई है। भट्ट जी का मानना है कि वैदिक समय में हमारे समाज में जातीयता का भाव था, जिसे पुराणों ने नष्ट कर दिया। वे लिखते हैं, कोट प्रारंभ, कि अब हम लोगों में जो धर्म शिक्षा, समाज शिक्षा और रीति नीति प्रचलित है, वह सब शुद्ध वैदिक एक भी नहीं है। हमारी हजार चेष्टा करने पर जातीयता हमारे में आती ही नहीं। सब पुराण की कृपा है। जब तक शुद्ध वैदिक साहित्य हम लोगों में प्रचलित था, तब तक जातीयता के दृढ़ नियमों में जरा भी अंतर नहीं होने पाया था। कोट समाप्त। अब इससे मालूम चलता है कि जिस प्राचीन वैदिक साहित्य को भट्ट जी उदार और समान भाव वाला मानते हैं,
उसे ही नहीं अपितु जातीयता के भाव को नष्ट करने का दोषी भी वे पुराणों को ही मानते हैं। उनकी दृष्टि में तंत्रवाद और पुराणों ने एकता के सूत्र को छिन्न भिन्न कर दिया। अनेक मत मतांतरों का जन्म और भिन्न भिन्न रीतियों उनसे उत्पन्न हो गई। आगे भट्ट जी लिखते हैं, कोट प्रारंभ, कि हिंदू जाति में कौमियत के छिन्न भिन्न होने का सूत्रपात पुराणों के द्वारा हुआ और तंत्रों ने उसे बहुत ही पुष्ट कर दिया। शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन, बौद्ध इत्यादि अनेक जुड़े फिरके हो गए, जिनमें इतना दृढ़ विरोध कायम हुआ कि एक दूसरे का मुंह देखने के रवादार न हुए। तब परस्पर एका और सहानुभूति कहाँ रही? भट्ट जी द्वारा किया गया यह विवेचन हिंदू जाति में व्याप्त कमियों और विभिन्न मतों के कारणों को दर्शाता है। दरअसल नवजागरण काल के संदर्भ में ये समझना बहुत जरूरी है कि स्वयं को राष्ट्र या जातीय समूह के रूप में पहचानने की ये प्रक्रिया राष्ट्र के अंग्रेजी या यूरोपीय मॉडल पर ही आधारित थी। जैसे कि प्रारंभ में चर्चा की गई कि एक नस्ल, एक धर्म और एक भाषा वाला ये राष्ट्र का मॉडल एक आदर्श रूप प्रतीत होता था। इसलिए अनेक चिंतकों ने अपने अपने समुदाय को इसका आधार भी बनाया। धर्म भी अस्मिता का एक रूप था जो एकता को दर्शाता था। इसलिए आरंभिक दौर में अपने अपने धर्म के माध्यम से समाज सुधार का भाव और अधिक होता दिखाई पड़ता है। इसे इस काल की सीमा ही कहा जा सकता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के धर्म सुधार आंदोलन यहाँ दिखाई देते हैं, जिन्होंने आगे चलकर एक राजनीतिक रूप भी ले लिया। स्वयं बालकृष्ण भट्ट धार्मिक एकता की तुलना में राजनीतिक एकता के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने अपने एक अन्य लेख में अपनी दो टूक राय इन शब्दों में व्यक्त की है। मैं कोट प्रारंभ करता हूं कि चाहे धर्म संबंधी आदि एकता से आप और तरह का लाभ माने, पर देश की उन्नति और वास्तविक भलाई करने का द्वारा हम राजनीतिक एकता ही को मानेंगे। जब तक कोई जाति एक राजनीतिक समूह न होगी जिसका एक ही राजनीतिक उद्देश्य है और जिस जाति के लोग एक ही राजनीतिक ख्याल से प्रोत्साहित नहीं हैं, तब तक आप जाति की संपत्ति और वृद्धि की बुनियाद किस चीज पर कायम रखेंगे? कोट समाप्त। अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट साहित्य के बदलते स्वरूप की चर्चा बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने जहां साहित्यकार को उर्दू की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई से लड़ता हुआ पाया, वहीं अवान्तर भेदों से भी उसको चुनौतियां मिली और उन्होंने समाज में एक नैतिक जागरण होने के लिए साहित्य को ही महत्वपूर्ण माना। समाज और साहित्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वे अभिन्न हैं। जब तक साहित्य उन्नत प्रकृति का नहीं होगा, तब तक उस राष्ट्र के या उस समाज के लोग भी उन्नति नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास माना है। धन्यवाद।